गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 मिनरल पावर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का है। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने कन्वेंशनल पावर सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फायरवुड के बारे में पढ़ लिया, फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया। सो आपका एक रह गया है हाइडल पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, वो हाइडल पावर होती है। ठीक है। ये भी आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इसका यूज कर रहे हैं। सो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बहते हुए पानी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। सो ये यहाँ एक टर्म इम्पोर्टेंट है, फ्लोइंग वाटर। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर पानी फ्लोइंग नहीं है यानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना कि काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी है, ठहरा हुआ पानी है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम देखा होगा, उसके मॉडल्स भी साइंस में बनते हैं। ठीक है। तो जो मेन फंडामेंटल क्या होता है हमारा, कि पानी को काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है और नीचे उसके टरबाइंस लगी होती हैं, जिनमें शाफ्ट होते हैं जो घूमते हैं। ठीक है। और उन टरबाइन से हमारा जनरेटर कनेक्टेड होता है, और उन टरबाइंस के घूमने से ही जनरेटर क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो टरबाइन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो इसलिए फ्लोइंग वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा, मूवमेंट में होगा, तभी वो टरबाइंस को रोटेट कर पाएगा और तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। तो फ्लोइंग वाटर यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। अब इसमें जो पानी यूज़ किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाता है। उस पानी को हम इरिगेशन यानी कि जो एग्रीकल्चर में सिंचाई करते हैं खेतों की, ठीक है, वहाँ यूज होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर। अभी भी अगर हम बात करें तो दुनिया की 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी तरह से, इसी मेथड से प्रोड्यूस की जाती है, हाइडल पावर ही है। ठीक है। इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भारत में अगर इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन की बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां हाइडल पावर जनरेट की जाती है। इनको हाइडल पावर स्टेशंस कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात हुई आपकी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी वो सोर्सेज जिनको हम रिसेंटली कुछ सालों से ही, कुछ वर्षों से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। तो वाई वी नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें इनका जो यूज़ हम कर रहे हैं ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी। सो इसका जो आंसर होगा वो ये है, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो हम फॉसिल फ्यूल्स यानी जो कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से उनकी शॉर्टेज हो गई है। तो हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही, और साथ ही साथ में जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए भी हमें कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना है। तो वो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं। हम इसको पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। ठीक है। सबने देखा भी होगा, सोलर पैनल्स होते हैं। ठीक है। सन की एनर्जी वो ट्रैप करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ट्रैप सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। जो सोलर सेल्स हैं वो ही आपस में कनेक्ट होकर सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है। पूरे जो पैनल होता है सोलर पैनल, उसमें छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके पैनल बनाया जाता है। वो पैनल क्या है, उसको अब इस तरह से रखते हैं जहाँ सन की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आए। और ठीक है, और वो एक सिस्टम होता है जो कि सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। यूज़फुल फॉर कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। और सोलर एनर्जी किन देशों के लिए अच्छा है, जहाँ सूरज की जो रोशनी है, जो सनशाइन है, वो काफ़ी मात्रा में वो होती है। ठीक है। जहाँ ज़्यादा मिलती है उनके लिए ये चीज़
अच्छी है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये इसके यूजेस हैं कि बहुत तरह के अलग अलग सोलर एनर्जी के यूजेस हो सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर रिसेंटली आप ये देखते हैं कि ठीक है, जो करंट अफेयर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है अभी मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो। तो ये करंट अफेयर की बात हो गई इसमें रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। नाउ मूव टू विंड एनर्जी। हाई स्पीड winds rotate the shaft which is connected to a generator to produce इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी कुछ सिमिलर सा ही है। वहाँ हम हाइडल पावर की बात करें तो वहाँ हम पानी से जनरेटर के जो शाफ्ट थे उनको जो टरबाइन के शाफ्ट थे उनको रोटेट कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, विंड मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी काफ़ी मात्रा में, उनमें शाफ्ट होते हैं और जो तेज़ी से जो हवाएं चलती हैं, हाई स्पीड विंड्स होती हैं, वो उन शाफ्ट को रोटेट करती हैं, उनसे जनरेटर कनेक्ट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यूजुअली फाउंड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस। अब ये विंड एनर्जी जो स्टेशंस हैं या विंड मिल्स हैं वो कहाँ ज़्यादातर मिलेंगी आपको, वो वहाँ ज़्यादा मिलेंगी जहाँ हवाएं तेज़ चलती हैं। तो ऐसे रीजन्स होते हैं कोस्टल रीजन्स, यानी जो समुद्र के पास के एरियाज। कोस्टल रीजन्स होते हैं जो समुद्र के किनारे के एरियाज हैं। एंड माउंटेन्स पासेस यानी जो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते होते हैं, दर्रे होते हैं, ठीक है, वहाँ भी हवाएं तेज़ चलती हैं। तो इस जगह पे आपको विंड मिल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर क्या है, जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। सो हमारे नेचर में कुछ जो जितने भी एलिमेंट्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से यूरेनियम, थोरियम और भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, इनमें एनर्जी सोर्सेस हैं बहुत। इनका जो न्यूक्लियस होता है इनके एटम्स में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी का जो उनके एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को यूज करके कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, उस एनर्जी का हम यूज कंट्रोल्ड वे में करते हैं और उस कंट्रोल्ड वे में एनर्जी का यूज करके न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने एक बात बोला कंट्रोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये एनर्जी इतनी खतरनाक है, अगर इसको हम कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं करेंगे, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ यूज करते हैं, तो ये एक तरह का आपका एटम बॉम्ब की तरह है, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो कंट्रोल्ड वे में इसको जो इनकी एनर्जी है उसको कंट्रोल करके हम पावर क्रिएट करते हैं। ओके, तो यूरेनियम एंड थोरियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और यूरेनियम डिपॉजिट अगर इंडिया में बात करें तो राजस्थान एंड झारखंड में आपको यूरेनियम मिलता है। थोरियम की बात करते हैं तो ये आपको केरला में मिलेगा। ठीक है, एंड आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरौरा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में नरौरा में, ये बुलंदशहर से के पास है, तो वहाँ भी ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। एंड कैगा इन कर्नाटका। तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मैप में भी, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। ठीक है, तो टाइडल एनर्जी से पहले आपको पता होना चाहिए टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स एक्चुअली समुद्र में जो हमारा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से समुद्र का पानी जो है कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है टाइड्स, उनको टाइड्स बोल देते हैं, हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, ऊपर उठने को ज्वार भाटा, यानी कि जब कम हो जाता है पानी का लेवल। तो ये जो टाइड्स समुद्र में आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं उससे पानी का लेवल काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो इस टाइड का यूज करके, ठीक है, जो पानी का लेवल काफ़ी ऊपर हो रहा है, ठीक है, जब तो उसका यूज करके जो एनर्जी जनरेट की जाती है। तो ड्यूरिंग हाई टाइड, हमने बोला हाई टाइड मीन्स जब पानी का लेवल ऊपर हो गया, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ भी एक बिल्कुल वैसा ही एक सेटअप क्रिएट किया जाता है जो आपका हाइडल पावर में होगा, ठीक है। तो हाइडल पावर में तो क्या होता है कि जनरली नदियों को नदियों जो रिवर्स हैं उनके पानी को रोक के वहाँ डैम बनाया जाता है। यहाँ क्या होगा, समुद्र में जब हाई टाइड्स आते हैं तो वहीं जहाँ जिन एरियाज़ में उनको आपको पता है कि वहाँ हाई टाइड्स आ रहे हैं, ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो समुद्र के पास के ही एरिया हैं, जो किनारे के एरिया वहाँ, तो वहीं एक ऐसा सेटअप हाइडल पावर जैसा ही सेटअप बना दिया जाता है। जब हाई टाइड आते हैं तो पानी जो ऊपर से गिरता है वो टरबाइन्स को रोटेट करता है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो भारत में बात करें तो गल्फ़ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, वहाँ इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है आपका, हमारे जो अर्थ है, आपको पता अर्थ के अंदर काफ़ी हीट है। हीट क्या है, एनर्जी है। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, और उसी को जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। यानी जो हमारे अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है, उस एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। हम जितना अर्थ में अंदर जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे डीपर, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, राइज करता जाएगा। नाउ दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इस हीट एनर्जी को ही हम पावर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। अब जो ही आपने सुना होगा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ गर्म पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पानी नेचुरली अर्थ में से जो पानी निकल रहा है वो नेचुरली हॉट होता है। अब इस तरह के जो गर्म पानी के स्रोत हैं वो हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है, उसका यूज वहाँ हो रहा है जहाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहाँ गर्म पानी के स्रोत हैं, पानी ऑटोमेटिकली गर्म है वहाँ, तो वहाँ कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए कई सालों से हम यूज करते आ रहे हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। हम भारत में बात करें तो इस तरह के जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं जहाँ नेचुरली क्या है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है और वो बाहर वहाँ से हॉट स्प्रिंग्स की तरह से निकल रहे हैं, हीट जो है, ठीक है, अर्थ में से हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में निकलती है, जिसमें से आपका जो पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम भी निकलता है और पानी की धारा भी निकलती है। तो इस तरह के जो स्रोत हैं आपके वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है एंड पूगा वैली इन लद्दाख, वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, और इस हीट एनर्जी का ही प्रोड्यूस हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो इस तरह से आपका ये मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट, ठीक है, चैट ऑप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।